हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होगे। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ तो आपका जैसे नाम में ही लिखा है कॉस्ट, यानी कि खर्चा, एंड कैपिटल मतलब जो भी आपके बिजनेस में कैपिटल डिप्लॉयड है, यानी कि अर्थात आपके बिजनेस में जो भी कैपिटल को एम्प्लॉय करा गया है ना, उसका आपको कितना कॉस्ट है, ये आपको डिटरमाइन करना पड़ता है, जो आप इस चैप्टर में सीखते हो। अभी ये हो गया आपका एक फाइनेंसिंग डिसीजन। अब ये डिसीजन कैसे हो गया बेटा, कि मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा मेरे बिजनेस को, एंड अकॉर्डिंगली मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने कौन से टाइप का व्हाट वी से कौन से टाइप का कैपिटल मैंने डिप्लॉय करना चाहिए। तो कैपिटल में देर आर लॉट ऑफ सोर्सेस। एक है आपका इक्विटी का सोर्स, ओके, एंड एक है आपका डिबेंचर का सोर्स। मतलब ही आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो आप कैपिटल को बेटा दो तरीके से रेस कर सकते हो। आई थिंक ये आपको छोटा दिखता रहेगा, हाँ। तो आप कैपिटल को दो तरीके से रेस कर सकते हो। एक तो आप इंटरनली रेस कर सकते हो, जिसको मैं बोलता हूँ इंटरनल सोर्स, और एक होता है आपका एक्सटर्नल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स में आपका क्या क्या आ गया, मैंने डे वन पे ही क्लियर किया था कि आपको मेंटल थिंकिंग कंसेप्ट पढ़ते वक्त ऐसी रखनी कि आप बड़े कंपनी के बारे में सोच रहे हो, पर्टिकुलरली लिस्टेड कंपनी। तो इंटरनली मेरे कैपिटल में आता है इक्विटी शेयर्स, ओके, यानी कि मैं अपने ओनरशिप को डाइल्यूट करके जो पैसे लेके आता हूँ, दैट इज इक्विटी। एंड एक हो सकता है कि मेरा सेल्फ कैपिटल हो, एंड इसमें इस चैप्टर के लिए ये 1A लिखूंगा मैं यहाँ पे। इक्विटी शेयर का ही एक पार्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का कंसेप्ट क्या है, आसान भाषा में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, ठीक है, 20 करोड़ का डिविडेंड मैंने बांटा, तो अर्थात 80 करोड़ मैंने क्या किया, बिजनेस में री इन्वेस्ट किया, अर्थात रिटेन करा, है ना। बट वर्ड इज रिटेन। रिटेन कब यूज करते पता है क्या, यू हैड रिटेन, आईपीएल में एक वर्ड यूज किया जाता है कि रिटेन किया है। मतलब क्या, कि सीएस के टीम में धोनी ऑलरेडी है, अब इस सीजन भी उन्होंने रिटेन किया, मतलब एग्जिस्टिंग आपके पास ऑलरेडी है। इसी तरीके से कंपनी में कैपिटल के फॉर्म में इक्विटी ऑलरेडी थी, पर आपने वो इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए रिटेन करी, मतलब एग्जिस्टिंग चीज को वापस उधर ही रखा, तो इसलिए वर्ड रिटेन। एक्सटर्नल सोर्सेस में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो आप डिबेंचर से पैसे उठा सकते हो, या फिर आप लोन्स ले सकते हो, एंड एक आप इशू करते हो बॉन्ड्स, है ना। पर यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेस में जो आपको एक ऑब्लिगेशन है कि आपको फिक्स पेमेंट करना ही करना है, चाहे आपका बिजनेस अच्छा चले या अच्छा नहीं चले। मतलब यहाँ पे रिस्क जो है काफी ज्यादा है, पर यहाँ पे कंपैरेटिवली कॉस्ट जो है वो कम है। अब कॉस्ट कम क्यों होती है, मैं आपको इसका भी एक लॉजिक दे देता हूँ। हमेशा ये ध्यान में रखना कि इंटरनल सोर्सेस से जब आप पैसा यूज करेंगे ना, तो रिस्क आपकी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, पर आपका जो व्हाट वी से कॉस्ट है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। अब रिस्क क्यों कम है बेटा, क्योंकि अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ये मेरा एक पर्सनल कॉल रहेगा। पर कॉस्ट क्यों ज्यादा है बेटा, यहाँ पे आप ये समझना कि 2000 करोड़ की कंपनी थी, ठीक है, जहाँ पे पहले ओनरशिप 100% मेरे पास था। अब मैंने इक्विटी रेस किया, अब ये कंपनी हो गई मान लो 3000 करोड़ की, ओके, क्योंकि इक्विटी रेस करके मैंने कैपिटल बढ़ाया, एंड कैपिटल से ऑपरेशन बढ़ाए तो प्रॉफिटेबल बन गया हूं मैं। पर अब ओनरशिप है मेरे पास सिर्फ 40% की। इवन आप ये देखेंगे कि जोमेटो जो को फाउंड किया था दीपेंद्र गोयल में, आज प्रैक्टिकल उनके पास ही आई थिंक बहुत कम शेयर है, मुझे लगता है दीपेंद्र गोयल का शेयर इज इवन बिलो 5%। आई एम नॉट श्योर फॉर द परसेंटेज, पर दीपेंद्र गोयल का अगर मैं शेयर देखता हूँ, शेयर इन जोमेटो या इटर्नल एज अ होल देखते, देखो सिर्फ 3.83 इक्विटी स्टेक है इनके पास। तो क्या होता है ना, एक रियलिटी रियलिटी सुनो आप, हालांकि ये प्रैक्टिकल मतलब इतना चैप्टर में ये कंसेप्ट नहीं है, पर रियल में क्या होता है पता है क्या, लिस्टेड कंपनी फॉर्म होती है ना, तो धीरे 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 वो डाइल्यूट होती रहती है ना, एंड एट द एंड अभी जैसे इसका भी वो क्या नाम इसके, वो फ्लिपकार्ट के कौन ओनर्स है, फ्लिपकार्ट के जो ओनर्स है ना, उनके पास आई थिंक वो तो पूरा इक्विटी के बाहर ही आ गए। फ्लिपकार्ट ओनर्स कौन है ये, अरे वो दो भाई का क्या नाम है, हाँ, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। तो सचिन बंसल शेयर इन फ्लिपकार्ट, यहाँ पे आई थिंक इट्स लेस देन 2%। अच्छा, ज्यादा है इसका, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, देखो सोल्ड इज एंटायर 5.5% स्टेक इन फ्लिपकार्ट टू वॉलमार्ट।
तो यानी कि पूरा उसने बेच दिया है लगभग 7,650 करोड़ में, काफी ज्यादा पैसे। तो यही लॉजिक होता है उसके पीछे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इंटरनल सोर्सेस से अगर आप पैसे रेस करेंगे ना, तो आपका रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, पर आपका कॉस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि ओनरशिप वगैरह आप डाइल्यूट कर लेते हो। पर आप एक्सटर्नल सोर्सेस से पैसा रेस करते हो तो आपका कॉस्ट जो है कम है कंपैरेटिवली, पर रिस्क जो है वो ज्यादा है। तो हर एक कैपिटल का अपना अपना एक फीचर है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, और मेरे साथ आप क्या करना, पैरेलली दो नोटबुक्स रखना। एक तो रफली जो स्क्रिबल करा रहा हूँ वो लिखना, एंड एक हम चार्ट भी बनाते चलेंगे पूरे कंपनी का, पूरे टॉपिक का। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। मैंने अब तक ये चैप्टर शुरू ही नहीं किया, मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको ये यहाँ पे समझना है कि के इज फॉर कॉस्ट। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा कि कॉस्ट जो है ना वो के से डिनोट होती है हमेशा। ये ऑफिशियली इस चैप्टर को आप शुरुआत करेंगे, है ना। लेकिन पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। आपको पता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि कॉस्ट कितना है मेरे कैपिटल इन्वेस्टेड का। तो कैपिटल में दो तरीके से रेस कर सकता हूँ, एक तो मेरा इंटरनल या एक्सटर्नल। ये मेरा चार्ट है जो आपको भी बनाना है। तो इंटरनल सोर्सेस में मेरे पास है इक्विटी इस चैप्टर में, एंड एक है मेरे पास रिटेन अर्निंग्स विच इज फॉर्म ऑफ इक्विटी। एंड एक्सटर्नल में मेरे पास एक है प्रेफरेंस शेयर, एंड एक है मेरे पास डिबेंचर्स। डिबेंचर्स बोलो या बॉन्ड्स बोलो, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास व्हाट वी से टोटल 4 सोर्सेस है डिवाइडेड इन 2 मेन हेडिंग्स। ओके, तो अभी आपको डिटरमाइन करना है इसका कॉस्ट। ठीक है, एफएम में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? एफएम में आपका जो ऑब्जेक्टिव है बेटा वो है आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है, यानी कि क्या आपको करना है वेल्थ मैक्सिमाइज। तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब पढ़ेंगे ना, तो आप एज ए सीएफओ ऐसे डिसीजन लेंगे कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी हायर देन कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग दैट इन्वेस्टमेंट। अब शुरुआत करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। तो यहाँ पे हम अगर आईसीआई की बात करते, तो आईसीआई क्या बोलती पता है क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। यानी कि फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स, डिबेंचर्स तो कंपनी ने इशू करे, पर जिसने सब्सक्राइब करे ना वो तो ये चाह रहा है कि कंपनी उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे एंड रिडम्पशन वैल्यू दे। तो ये हो गई इनकी एक्सपेक्टेशंस। सिमिलर तरीके से अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो, तो आप क्यों बाय करते हो? ताकि वो कंपनी आपको डिविडेंड पे करे, देन सेकेंडरी आपको एक प्राइस गैप का व्हाट वी से बेनिफिट मिले। तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है उस कंपनी से जब आप आपका कैपिटल देते हो? दैट इज नथिंग बट द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑब्वियसली आपका इनकम बेटा कंपनी का ये होता है, एक्सपेंस होता है, तो इट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो नहीं लग रहा है वो मैं उड़ा देता हूँ। ओके, आइए पढ़ते कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट मैंने क्या बोला? रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, द एडिशनल मनी पेड इज सेड टू बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने 100 करोड़ उठाए, ठीक है, और मैं जब रीपे करूंगा तो मैं 100 करोड़ करूंगा या 100 करोड़ से ज्यादा करूंगा? ऑब्वियसली 100 करोड़ से ज्यादा करूंगा, से 150 करोड़ करूंगा। तो ये जो 50 करोड़ का जो एडिशनल खर्चा लगा है यही होता है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अल्टरनेटिवली आप कट ऑफ रेट भी बोलते हो, हर्डल रेट भी बोलते हो, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हो। अब मैंने 3 वर्ड यूज किए यहाँ पे। एक वर्ड मैंने यूज किया सर कट ऑफ रेट, ओके। एक वर्ड यूज किया मैंने हर्डल रेट, ओके, एंड एक वर्ड यूज किया मैंने मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ओके, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे ये दोनों जो वर्ड है ना ये फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू है ना। एंड ये जो वर्ड है ना ये प्रोवाइडर पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि ये तो कम से कम इतना तो रिटर्न प्रोवाइडर को तो चाहिए ही चाहिए। तो ये हो गया आपका मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। पर कट ऑफ मतलब क्या? कट ऑफ मतलब कि तुम इसके नीचे नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों के इंटरप्रिटेशन में आता है। कट ऑफ मतलब क्या कि सीएफओ डिसाइड करता है कि भाई हम 16% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो आपका 16% हो गया कट ऑफ रेट। एंड एक हो गया आपका हर्डल रेट, की हर्डल मतलब क्या? बैरियर होता है। तो कट ऑफ, तो बैरियर क्या हो गया आपका? बैरियर से इट कैन बी 8% टू 12%। अब ये ओपन एंडेड है थोड़ा सा कि देखो पहले कोशिश ये रखो कि 8% के आसपास मिल जाए, पर अगर नहीं मिल रहा है तो 12% तक आप जा सकते हो। तो एक हर्डल है कि आपको 8% से 9% पर 12% पे मैक्स रुक जाना पड़ेगा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
आपका कंक्लूजन क्या बनता है कि यू शुड नो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज योर कट ऑफ रेट, हर्डल रेट या फिर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। तो ये मेरा चार्ट है, मास्टर चार्ट, आपको भी लिखना है। इसी के साथ मैं बाजू ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्लैश करता हूँ, इसको लिखता हूँ कट ऑफ रेट, ओके, इसको ही लिखता हूँ मैं हर्डल, ओके, एंड इसको मैं लिखता हूँ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। तो आपका क्या हो जाएगा कि स्क्रिबल भी होता जाएगा एंड आपका एक समरी चार्ट भी बनते जाएगा। आइए डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इट्स गोइंग फाइन। तो यहाँ पे हम इसको क्यों यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आपके फर्म के डेट पॉलिसीज को फ्रेम कर सके, मतलब आप इन शॉर्ट डिसीजंस ले सके एंड आप कैपिटल बजटिंग डिसीजंस ले सके। कैपिटल बजटिंग स्पेसिफिकली क्यों बोला है, एक्चुअली देखो वर्किंग कैपिटल में भी लगता है पर वो आसान होता है कंपैरेटिवली, पर आप जब फिक्स एसेट के लिए इन्वेस्ट करते हो ना, आपको 5 से 10 साल का लोन उठाना पड़ता है क्योंकि मेजर इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, पर यहाँ पे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ इतना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, ऐसा क्वेश्चन ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ व्हाट इज फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, देखो आप क्या कर रहे हो, आपका एंड गोल है कि आपको वेल्थ मैक्सिमाइज करना है शेयर होल्डर का, ओके। तो इसके लिए आप कुछ एक्शन स्टेप लेके, मतलब आज आप बेटर डिसीजंस लेके, है ना, आप क्या लेगे बेटा, आप बेटर डिसीजंस लेगे। एंड ये बेटर डिसीजंस आप किस बेसिस पे लेगे, इसके लिए कुछ होते हैं फैक्टर्स। तो आप अभी ले रहे हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिसीजन, तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट। तो फैक्टर्स क्या है बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड। अगर मान लो मैं एक अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हूँ, तो उस इंडस्ट्री में सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब वो व्हाट वी से बिजनेस बहुत ज्यादा डिमांड में, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्लेयर्स उस मार्केट में आने का ट्राई करेंगे। तो अगर और आना है मार्केट में किसी को भी, तो उसको काफी ज्यादा कैपिटल लगेगा। तो कैपिटल में ऑब्वियसली अगर आपका सब व्हाट वी से डिमांड अगर एक इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा है, ओके, डिमांड अगर आपका ज्यादा है, तो आपका प्राइस जो होता है वो व्हाट वी से डिमांड, आप देखो आप इकोनॉमिक्स में एक्चुअली क्या पढ़ते हो कि अगर आपका डिमांड ज्यादा होता है, प्राइस कम होती, ठीक है, एंड सप्लाई ज्यादा, तो प्राइस ज्यादा। पर अभी आप बड़े हो चुके हो, फाउंडेशन से इंटर आ चुके हो, आपको ये पता होना चाहिए। देखो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हो गया मेरा टाइम, ओके, एंड ये हो गया मेरा डिमांड। अब यहाँ पे टाइम हो गया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, एंड मान लो डिमांड इज 100%, 200, 300, 400। तो जैसे मान लो टाइम बढ़ेगा, ओके, तो आपका नॉट नेसेसरीली कि डिमांड बढ़ेगा, पर यहाँ पे इवॉल्व होते रहेगा, आपका डिमांड यहाँ तक आएगा, मींस डिमांड भी बढ़ेगा आपके टाइम के साथ। क्योंकि देखो इंडस्ट्री का फंडा क्या है कि आप जब कोई इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री और बड़ी हो जाती है, उसका डिमांड जनरली बढ़ता ही बढ़ता है। तो आपका टाइम के साथ साथ आपका डिमांड भी बढ़ेगा, और अगर डिमांड बढ़ेगा तो न्यू प्लेयर्स आना चाहेंगे। अब न्यू प्लेयर्स अगर आना चाहेंगे तो उनको क्या चाहिए रहेगा, उनको चाहिए रहेगा कैपिटल, और कैपिटल तो वो बाहर से उठाएंगे। तो कैपिटल अगर उनको चाहिए, तो यहाँ पे इनकी डिमांड रहेगी ज्यादा, तो ऑब्वियसली प्राइस भी उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, मतलब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा जो भी प्रोवाइडर रहेगा, मतलब कॉस्ट वहां पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि सप्लाई सप्लाई भी वहां पे ज्यादा ही रहेगा, पर यहाँ पे कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा। तो आपका सप्लाई एंड डिमांड काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस, मतलब यहाँ पे सीएफओ पे थोड़ा सा डिपेंडेंट है, एंड आपकी कंपनी के मैनेजमेंट ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उनको लगता है कि नहीं हमको बाहर का पैसा नहीं चाहिए, मरमर नहीं चाहिए, दिमाग पे रिस्क नहीं चाहिए, तो वो इक्विटी की तरफ जाएंगे, चाहे वो पैसा महंगाई क्यों ना गिरे, ओनरशिप डाइल्यूट करेंगे, डेट नहीं लेंगे। एक होता है आपका रिस्क एंड रिटर्न का फैक्टर, मतलब क्या, हाँ, यहाँ पे देखो अब 100 करोड़ में ले रहा हूँ बिजनेस में, ओके, और मान लो मैं ये इंटरेस्ट से ले रहा हूँ जिसपे मुझे 12% यानी कि 12 करोड़ हर एक साल का पे करना ही करना है, और ये 100 करोड़ के वजह से मुझे एवरी ईयर प्रॉफिट हो रहा है 80 सीआर का। अब मान लो 80 सीआर का प्रॉफिट हो गया, 80 सीआर का प्रॉफिट हो गया, पर थर्ड ईयर में मान लो मुझे लॉस हो गया 10 करोड़ का। तो यहाँ पे अब ये तो मुझे पे करना ही करना है। तो ये हो गया बेटा मेरा व्हाट वी से रिवॉर्ड, पर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में ये हो गया मेरा रिस्क। तो क्या मैं रिस्क को इतना बेयर कर सकता हूँ क्या, अगर लॉस हो गया तो क्या मैं ये फिक्स्ड पेमेंट को पे कर सकता हूँ क्या, ये भी एक डिसीजन हो गया। तो ये ट्रेड ऑफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना।
देन है आपका इन्फ्लेशन टू रिटेन बाइंग पावर, मतलब क्या, हाँ ये क्या होता है एक्चुअली, कि देखो क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्राइसिस है ना, मैं आपको एक प्रैक्टिकल ट्रिप भी देता शेयर मार्केट का। तो ये शेयर मार्केट है एंड आपका चल रहा है क्राइसिस ओवरऑल इकोनॉमी में। तो क्या होती है, शेयर की प्राइस जो है ना वो नीचे घट जाती है। अब शेयर की प्राइस भी नीचे क्यों घटती है पता है क्या, आपको डिमांड एंड सप्लाई का ही गेम है। अगर मार्केट में डिमांड किसी इंडस्ट्री का नीचे गिर गया, ऑब्वियसली उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेजर चंक इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर जब इन्फ्लेशन आता है ना, महंगाई, और एक जब इंडस्ट्री बूम करती, तो यही वापस ऊपर चले जाता है, यहाँ से मैंने लेना चाहिए, यहाँ पे ये टेक्निकली अब जाता है। फिर यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे प्रोक्योर किया था शेयर 100 रुपए में, और आज है 800 रुपए। तो अब ये मैं 800 को होल्ड करके रखता हूँ मेरे ओनरशिप को। तो यानी कि क्या हो गया कि इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन के वजह से मैंने मेरे बाइंग पावर को अक्वायर करके रखा है, देखो मैंने रिटेन करके रखा है मेरे बाइंग पावर को। एंड एक्सचेंज रेट भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। कैसे क्या, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं यूएसए से $100 ले सकता हूँ, ठीक है, या मैं ले सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया से $100, ठीक है। पर यूएसए जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है 10% का, एंड ऑस्ट्रेलिया चार्ज कर रहा है 12% का। अगर हम एक लेमैन तरीके से बात करें तो आप मुझे बोलेंगे कि तू यहाँ का सिलेक्ट करना चाहिए, तू यहाँ का नहीं, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। बट माय डियर फ्रेंड, एक होता है आपका कंसेप्ट एक्सचेंज रेट का। तो मुझे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लोन ले रहा हूँ 1426 को $100 का, ओके। तो ये इंडियन करेंसी में कितना आएगा, इनटू मुझे करना पड़ेगा डॉलर के रेट से मल्टीप्लाई। चलो ये एकदम अपन प्रैक्टिकल करते इसको। तो डॉलर रेट यूएसए, आई थिंक 96 है, 95 है। ट्रैक करता हूँ मैं, अरे यार मुझे लॉगिन नहीं करना। तो अभी 96 रुपीज है। मुझे ग्राफ दिखना था, ग्राफ देखना है मुझे, चार्ट देखना है मुझे कि वो फ्लक्चुएट कब हो रहा है। हाँ ये देखो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आज के डेट पे है कुछ तो, मैंने 1 अप्रैल का डेटा लिखा है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे ये 1 अप्रैल, अरे कितना हो गए, 31 मार्च 94.36। तो 94.36 हो गया। एक काम करता हूँ मैं ये एक्सेल पे करके दिखाता हूँ आपको एक्सचेंज रेट का कंसेप्ट। एक ही मिनट देना मुझे, यहाँ पे मेरी हो गई एक्सेल, एंड एक्सेल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मेरे नीड्स के अकॉर्डिंगली। ओके, तो यहाँ पे हम थे ऑप्शन यूएसए पे, ओके, एंड यहाँ पे थे हम ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया पे। अब मान लो यहाँ पे मेरा लोन का डेट जो है ना वो 1 अप्रैल 2026 है, मतलब ये क्लोजिंग ऑफ 31 मार्च 2026। तो यहाँ पे मैं लोन कितना ले रहा हूँ पता है क्या, लोन ले रहा हूँ $100 से 100, ओके। यहाँ पे अब इंडियन करेंसी में कितना आएगा, इंडियन फॉर्मेट में। अब इंडियन करेंसी में मेरे पास ये आएगा लगभग, पहले मुझे एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा इंडियन करेंसी में। अब ये आएगा इंडियन करेंसी में। तो इंडियन करेंसी में कितना हो गया, कितना था रे रेट यहाँ पे, अरे ग्राफ किधर है भाई, किधर गया रे मेरा रेट, किधर गया, 30, एंड ये हो गया 31, 95 पॉइंट समथिंग का। हाँ 94.359 एग्जैक्ट, हम लाइव व्हाट वी से प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 9435 से इसकी अमाउंट बढ़ा देते, यहाँ पे $1000 है, ठीक है। और $1000 मतलब इंडियन पैसों में इतने। और ऑस्ट्रेलिया का देखते सिमिलर तरीके से। अब मुझे देखना है ऑस्ट्रेलिया का। देखो कंट्री वाइज आपका डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होते रहता है। डॉलर ग्राफ ऑफ मुझे चाहिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन का। हाँ ये देखो यहाँ पे, एक महीने का नहीं एक साल का दिखा मुझे। और यहाँ पे क्या प्राइस थी जब मैं अगर देखता हूँ, और मुझे 64.61, ओके, 64.61। तो यहाँ पे $100 का लोन है। एंड यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने किया इसको मल्टीप्लाई। अब इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने,
अब ऑस्ट्रेलिया मुझे दे रहा है, यूएसए मुझे दे रहा है 10 पे, ये मुझे दे रहा है 12 पे। ओके, अब मुझे करना पड़ेगा परसेंटेज से, इसको करना पड़ेगा परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10% दे रहा है, यहाँ पे मुझे दे रहा है 12% से। मैं मुझे एक बात बोलना बेटा, जब आप रीपे करेंगे यूएसए को, तब आप डॉलर में करेंगे या आईएनआर में करेंगे? ऑब्वियसली आपने अगर $100 उठाए तो आपको $100, $1000 उठाए तो आपको $1000 ही देना पड़ेगा। $1000 प्लस इंटरेस्ट ऐसे पकड़ के चल रहा हूँ कि वो डॉलर पे इंटरेस्ट है। मतलब आपका रीपेमेंट कितना है? रीपेमेंट है आपका, से रीपेमेंट कितना हो जाएगा आपका? रीपेमेंट हो जाएगा, $1000 उठाया आपने प्लस ये इंटरेस्ट, मतलब आपको देना है लगभग, ओए ये क्या हो गया बे, 1000 प्लस ये करना है ना। व्हाट, ऐसे क्यों आ रहे हैं? अच्छा ओके, ये इसने इसमें लिया। हाँ, तो आपको 1000.10 डॉलर पे करने हैं। रुको, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, वो करेंसी का फॉर्मेट है ना। 1100 आना चाहिए, क्या आ रहा है ये? चलो 1100, आई डोंट नो क्या दिक्कत है। तो आपको $1100 देना है बेसिकली। ओके, और यहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा? 1000 और 12% मतलब आपका हो गया लगभग 120, तो $1120 देना पड़ेगा। और मान लो अब एक्सचेंज रेट है, आप मान लो अगर एज ऑन डेट पेमेंट कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो आज के दिन पे, दैट इज 23/05/2026 से। ओके, एंड यहाँ पे मान लो आज का डेट है 68.49, तो 68.49, एंड यहाँ पे आपकी इंडियन करेंसी आती है, इंडियन करेंसी आती है आपकी, यानी कि आपको इतना पे करना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप यूएसए डॉलर का देखते हो तो यूएसए का क्या रेट था, कुछ तो 96 चल रहा है। यूएस डॉलर रेट कितना आ रहा है यहाँ पे? 95.70 पैसा, 95.70 पैसा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ पे आता है मेरा अल्टेचेन करेंसी। अब यहाँ पे मैं बेनिफिट दिखता हूँ, बेनिफिट मतलब क्या कि एडिशनल क्या है, तो यहाँ पे ये माइनस मुझे ये करना पड़ेगा, एंड देन ये मुझे सिमिलर तरीके से सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली यूएसए का प्लान ही ज्यादा बेटर लगता है, तो मैंने ये वाला आइडियली सिलेक्ट करना चाहिए। पर मैं एक आपको एक चीज दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे आज के डेट पे एक्सचेंज रेट का 95.7 होके 105.70 रहता, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बेनिफिट बढ़ जाता है। पर यहाँ पे मान लो मैंने जब कन्वर्ट करा था तो 94.35 रुपीज में करा था, यहाँ पे एक्सचेंज रेट बढ़ा है इसलिए मुझे प्रॉफिट है, पर मान लो 35 रुपए हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सचेंज रेट, क्योंकि देखो क्या होता है यहाँ पे, आपको ग्राफ समझता है क्या एक्सचेंज रेट का? मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सचेंज रेट का पैसा बढ़ता है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे पैसों की वैल्यू ज्यादा है ना, जैसे 94 से 95, मतलब पहले $1 को हम बोलते थे कि तू 94 रुपीज है, अभी हम बोल रहे कि तू $1 मतलब तू 95 रुपीज है, तो वेटेज तेरा ज्यादा हो गया कभी भी, तो ये समझना। तो यहाँ पे आपका ये देखो, सिमिलर तरीके से आपका इंडियन करेंसी में आप इतने पे करते, सॉरी सो मैं उल्टा बोल दिया। तो यहाँ पे मान लो पहले आपका $1 था 94 रुपीज। ओके, यहाँ पे $1 हो गया अब तेरा 95 रुपीज, मतलब तू जहाँ पे पहले 94 रुपीज से के $1 खरीद सकता था ना, अब तुझे आइडियली ये महंगा जा रहा है, तुझे 95 रुपीज देना पड़ रहा है, मतलब ₹1 एडिशनल देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लो इस एग्जाम्पल में मेरा 35% है, ठीक है, अब मान लो मैं इसको सेम रखता हूँ, एक काम करता हूँ मैं सेम रखता हूँ 95.7। अब आपका आ रहा है बेनिफिट, मतलब ये कि आप मतलब बेसिकली आप कितना ज्यादा पे कर रहे हो, बेनिफिट नहीं हो गया ये, एडिशनल पे कितना कर रहे हो, ये आप एडिशनल पे इतना कर रहे हो। आप एडिशनल कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो? आप एडिशनल इंटरेस्ट 10,000 का कर रहे हो, यहाँ पे 12% का कर रहे हो। पर मान लो यहाँ पे जब मैंने अक्वायर किया ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तब उसकी प्राइस थी 64.61, एंड आज उसकी प्राइस है से मान लो फॉर एग्जाम्पल ₹52। तो यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली ये परवड़ेगा, माइनस का फिगर मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। क्यों प्रॉफिटेबल है? क्योंकि यहाँ पे देखो इंडियन करेंसी में आए थे मेरे पास 64,610, एंड मैं रिपे कर रहा हूँ आज 58,240। तो इसलिए आप जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डिसीजन लेते हो ना, तो आपको एक्सचेंज रेट भी काफी ज्यादा मैटर करता है। एंड ये आता है बेटा फोरकास्टिंग से। अब ये कैसे आता है इसके डीप में नहीं जाएंगे, हालांकि ये एक ही वर्ड के लिए मैंने इतना आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके गाइस, आई होप इट इज गोइंग फाइन। यहाँ पे चलिए बात करते आगे बढ़ते, अब यहाँ पे हम जो पहला सोर्स स्टार्ट करने वाले ना, यहाँ पे मैंने आपको जैसे दिखा दिया। ओहो कहाँ गया, चार्ट कहाँ गया रे मेरा? हाँ ये चार्ट रहा मेरा।
तो यहाँ पे मैंने आपको, अच्छा ये दूसरा ही चार्ट है, हाँ तो यहाँ पे मेरा आपका ये चार्ट रहा, ठीक है। अब मैंने आपको दिखा दिया कि ये मेरे पास दो ब्रैकेट है। अब हम सबसे पहले जो ब्रैकेट स्टार्ट करने वाले, वो एक्सटर्नल का ब्रैकेट स्टार्ट करने वाले। एक्सटर्नल में एक आता है आपका प्रेफरेंस शेयर। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ये नहीं पता, तो मैं आपको एक सिर्फ लॉ के बेसिक्स पे लेके चलता हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे मुझे आपको दिखाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, क्योंकि अगर मान लो आपने सेक्शन 55 को मिस किया है, तो यहाँ पे आपको वो चीज नहीं समझेगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीनिंग, ये मीनिंग चाहिए। हाँ ये काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 43 में आता है, राइट, वो मैंने इशू। यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको क्या मिलता है, आपको वोटिंग राइट्स मिलता है। एक एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब देखो ऐसा शेयर जहाँ पे आपको प्रेफरेंशियल राइट देना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं डिविडेंड को डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, डिविडेंड को डिक्लेयर कर रहा हूँ 100 करोड़, तो मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी वन प्रेफरेंस शेयर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इधर एज अ फिक्स्ड अमाउंट और एन इंडिविजुअल अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट, है ना। एंड रीपेमेंट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि देखो अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जैसे नाम में ये प्रेफरेंस मिलता है, डिविडेंड में आप इनका पेमेंट पहले प्रायोरिटी पे करोगे, इवन लिक्विडिएशन पे भी इनका कैपिटल का रीपेमेंट पहले इस पे करेंगे। पर ऑब्वियसली इसका जो कॉस्ट है ना ये आपके लिए ज्यादा ही जाता है हमेशा। तो मैंने आपको समझा दिया था कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। हाँ तो यहाँ पे मैं कहाँ पे हूँ, एक मिनट में चार्ट पे आना चाहता हूँ मेरे वापस। ओके हाँ ये मुझे कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले। अब एक्सटर्नल सोर्सेस के लिए अब यहाँ पे देखो मेरे पास सबसे पहले आ रहा है कौन सा, मेरे पास आ रहा है, एक आ रहा है मेरे पास डिबेंचर्स, ओके, एक आता है मेरा बॉन्ड्स, ओके। एंड यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी मैं कंसीडर करता हूँ क्योंकि ये मेरा थोड़ा महंगा पैसा है ना। तो यहाँ पे एक है प्रेफरेंस डिबेंचर एंड यहाँ पे हो गया में मेरे पास बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डिबेंचर्स की। आइए अब डिबेंचर से शुरुआत करते है ना। तो यहाँ पे एक एक चीज को आसानी से एंड डिटेल मैनर में जाएंगे, जो रिक्वायर्ड नहीं उसको क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स का क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले एक होती आपकी फेस वैल्यू, यानी कि आज अगर मार्केट प्राइस 100 रुपए, पर इसका फेस वैल्यू है वो जो 10 ही रुपीज रहा रहेगा, तो आपका इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते हो ये आप फेस वैल्यू पे करते हो। देन एक होता है आपका इंटरेस्ट दैट इज कूपन रेट, जो रियल लाइफ में आपको पता रहता है एंड एग्जामिनेशन में गिवन रहता है। मैच्योरिटी पीरियड मतलब क्या, कि मैंने कितने सालों तक डिबेंचर्स को लिया है। फॉर एग्जांपल 1/4/23 को मैंने डिबेंचर इशू करे एंड मैं रिडीम करने वाला हूँ उसको 1/4/28, मतलब मैंने 5 सालों तक डिबेंचर को ये करा है, हेल्ड करा है। रिडम्पशन वैल्यू मतलब क्या, कि देखो अब एक चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। अब मान लो मैं डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ 100 रुपए में, तो मैं 100 रुपीज में डिबेंचर इशू कर रहा हूँ। मतलब अगर कोई बंदा डिबेंचर मेरे लेगा तो मेरे को 100 रुपए देगा, तो मेरे नेट प्रोसीड्स, अभी हम पॉइंट ऑफ व्यू किसका रख रहे, हम कंपनी के हिसाब से सोच रहे। तो कंपनी के पास आएंगे ₹100, तो नेट प्रोसीड्स इसको बोलते हैं कि हाथ में कितना पैसा आया। तो नेट प्रोसीड मतलब क्या, कि हाथ में कितना पैसा आएगा, यानी कि मैंने डिबेंचर इशू करा 100 रुपए का, तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे। अब मुझे उस पे करना पड़ेगा से फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट 10%, तो 100 इंटू 10%, मान लो इसका फेस वैल्यू भी सेम है तो 10 रुपीज आएंगे। तो ये हो गई मेरी कॉस्ट। तो दिस इज माय कॉस्ट ऑफ दैट डिबेंचर। देन है मेरा कि मैंने कितने टाइम के लिए लिया, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ इयर्स, 5 सालों तक। देन एक होता है मेरा आरवी, तो अब मुझे लिया हुआ पैसा रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले जनरल डिबेंचर्स की बात कर रहा हूँ, तो लिया हुआ पैसा मुझे वापस देना पड़ेगा। तो मैं 100 रुपीज प्लस ये 10% यानी कि रिडीम करूंगा, यानी कि रीपे करूंगा 110 रुपए। तो एक होता है इसका रिडम्पशन वैल्यू। अब वापस ये समझ लेना, इसका होता है रिडम्पशन वैल्यू कि आप एंड में क्या देने वाले हो। तो एंड में बेटा मैं 110 रुपए देगा। एंड एक होता है आपका बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड, मतलब देखो क्या है,
अब यहाँ पे कंपनी इस पे कर रही इंटरेस्ट, तो कंपनी इंटरेस्ट को कहाँ बुक करेगी? प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। अगर आपको पता है ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट है, मान लो आपका 200 रुपए, तो यहाँ पे आप बुक करेंगे ना टू इंटरेस्ट। मान लो यहाँ पे कुछ आपके एक्सपेंसेस है, टू एक्सपेंसेस से फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज, एंड टू इंटरेस्ट आपका आ गया यहाँ पे 10, तो आपका टू आएगा नेट प्रॉफिट, एंड नेट प्रॉफिट आएगा आपका लगभग 140 रुपीज, राइट, 140 रुपीज। और आपको करना पड़ेगा टैक्स कैलकुलेट। तो टैक्स कैसे आता है? आपका नेट प्रॉफिट इंटू टैक्स रेट। टैक्स हमेशा आपका नेट प्रॉफिट पे ही आता है। तो आप टैक्स कितना पे करेंगे इस केस में? आप टैक्स पे करेंगे 140 पे 30%, मान लो 14 3 जा 42, यानी कि 42 रुपीज आएगा आपका टैक्स। पर मान लो आपके पास अगर डिबेंचर्स नहीं रहता, ओके, मान लो अगर आपके पास डिबेंचर्स नहीं रहते, तो आपका मान लो ये रहता जीपी 200, आपके एक्सपेंसेस रहते 50, पर आपका इंटरेस्ट रहता 0। तो आपने एनपी लिखते 50, तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ता? टैक्स पे करना पड़ता मुझे 50 इंटू 30%, दैट इज 15 रुपीज। ओ सॉरी, 150 आ गया फिगर। हाँ, तो ये आ गया मेरा 45 रुपीज, सॉरी 145, 15 3 जा 45। तो यहाँ पे जब मेरे पास इंटरेस्ट में ले रहा हूँ डेबिट साइड में, तो 3 रुपए का मेरा टैक्स का सेविंग भी हो रहा है। तो इसको ही बोलते आप टैक्स शील्ड। मतलब क्या टैक्स शील्ड? मतलब क्या? शील्ड मतलब ये नहीं, क्या शील्ड मतलब ढांचा। ढांचा आपको टैक्स बचाने से, टैक्स पे करने से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो 3 रुपीज की हो गई ये शील्ड, यानी कि 3 रुपए की आपको मिला फायदा। आइए सर अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो एक होता है मेरा कि आपके पास डिबेंचर्स में भी दो टाइप होते हैं, है ना? तो यहाँ पे आपके पास में इसको इसको भी करा दूं क्या आपको समरी में? हाँ, तो यहाँ पे हम पहले डिबेंचर्स पे थे, एंड डिबेंचर्स का फीचर क्या है मेरे पास? तो मान लो यहाँ पे मेरे पास फोर्थ है। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको कंसेप्ट को नाम देता हूँ 3A। तो यहाँ पे मेरे पास फीचर्स क्या आएंगे डिबेंचर्स के, जो आपको याद रखना चाहिए? एक तो आपको मिल जाता है टैक्स शील्ड, है ना, यानी कि सेविंग्स इन टैक्स। देन एक होता है आपका रिडम्पशन वैल्यू, एक आप पे करते हो इंटरेस्ट। देन एक होता है आपका नेट प्रोसीड्स, है ना, एंड एक होता है आपका फेस वैल्यू। आइए अब नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते। तो हम डिबेंचर्स की बात कर रहे थे, तो आपका डिबेंचर्स में भी देर आर टू टाइप्स, है ना? तो यहाँ पे आपके डिबेंचर्स में देर आर टू टाइप्स। तो एक है वो जो आप रिडीम करते हो, यानी कि उसको आप बोलते हो रिडीमेबल डिबेंचर्स। एंड एक होता है आपका इररिडीमेबल डिबेंचर्स, यानी कि आप ये रिपे नहीं करते हो, है ना? तो आपका एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर, एक होता है आपका इररिडीमेबल डिबेंचर। तो सबसे पहले हम इररिडीमेबल डिबेंचर्स की बात करते हैं, जो आप रिडीम नहीं करने वाले हो। तो ऐसे डिबेंचर जो इश्यूअर रिडीम नहीं करना चाहता है। इश्यूअर मतलब क्या? मान लो कंपनी, यहाँ पे मान लो ये रिलायंस है, और मिस्टर ए ने रिलायंस को इश्यू करे है डिबेंचर्स, ठीक है? तो इश्यूअर ने, सॉरी एक मिनट में क्या बोल रहा हूँ, रुको यहाँ पे लेता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मान लो रिलायंस को पैसा चाहिए, ठीक है? अब रिलायंस क्या करेगा? डिवेंचर इशू करेगा 100 रुपए के। और अब ये रिलायंस ये बोल रही कि हम इसको रिडीम नहीं करेंगे। तब आप जब इसको रिडीम नहीं करेंगे, तो इसको बोलते इररिडीमेबल डिबेंचर। पर यहाँ पे काफी बच्चों को मिसकंसेप्शन क्या लगता है, अरे डिबेंचर तो आपका एक्सटर्नल पैसा है, तो आप रिडीम नहीं करेंगे मतलब रिपे नहीं करेंगे ना? आप रिपे करेंगे, आइडियली यू पे द इंटरेस्ट, पर आप प्रिंसिपल पे नहीं करते हो। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 रुपए का डिबेंचर इशू कर रहा हूँ एंड मेरे पास 100 रुपए आए, तो यहाँ पे मैं इस पे इंटरेस्ट 10% एवरी ईयर तो पे करूंगा। पर वो जो है ना 100 + 10 110, यानी कि ये जो हमने रिडीमेबल वैल्यू दिखाई, ये रिडीमेबल वैल्यू मुझे नहीं पे करना। पर ये मैं पे कर सकता हूँ एक तो बायबैक के केस में या लिक्विडिएशन के केस में। पर आप बोलेगी कि ऐसा क्यों करेगा? जो भी पैसा देगा वो तो आपका पैसा रिटर्न चाहता है ना। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है रियल लाइफ में, आप एक क्वेश्चंस भी देखेंगे आईसीआई मॉड्यूल में। होता क्या है, मान लो रिलायंस को पैसे की जरूरत है 100 करोड़ रुपए, ओके, एंड ये इश्यू करती है डिबेंचर। और ये डिबेंचर को इश्यू करती है इररिडीमेबल डिबेंचर को। मतलब क्या? रिलायंस के पास 100 करोड़ आएंगे, 10% ये इंटरेस्ट देते रहेगी, मतलब 10-10 करोड़ तो जाता रहेगा। तो आइडियली इनको यहाँ पे इनका पैसा मिल जाएगा। पर लेटर ऑन ये जब अपना ये होल्ड करके रखते हैं ना, तो ये बाद में क्या होता है, फ्यूचर में इसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब स्टार्ट आपका एक्सटर्नल फंडिंग से होता है, पर बाद में वो आप उसको ओनरशिप दे देते हो, कन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं।
यहाँ पे तो फिर रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या हो गए, जो इश्यूअर आइडियली रीपे कर देता है, मतलब क्या कि आप यहाँ पे इंटरेस्ट तो देने ही वाले हो, तो 100 में से मान लो 10% आप देंगे, 10 रुपीज का इंटरेस्ट प्लस टोटल प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि आप पे करेंगे 110 रुपए, एंड पहले केस में आप पे कर रहे हो 10 रुपए। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो यहाँ पे मैं वापस चार्ट पे आ जाता हूँ, थोड़ा हम थियरी भी टच कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर मतलब क्या, कि आप पे कर रहे हो, यू आर पेइंग इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, है ना। एंड इरिडीमेबल में आप क्या कर रहे हो, आप पे कर रहे हो सिर्फ इंटरेस्ट, ओके। एंड यहाँ पे ये समझना, इट इज ऑन इश्यूअर, इट इज ऑन इश्यूअर, जो इश्यू करता है, ठीक है, ये इश्यूअर के हिसाब से। एक मिनट, इट इज ऑन इश्यूअर मतलब वो इंसान जिसको पैसे मिलते हैं, ओके, मिलते हैं। आई होप ये चीज अभी आपको क्लियर है। तो डिबेंचर में दो टाइप है, एक है आपका रिडीमेबल, एक है आपका इरिडीमेबल। तो आपके दोनों टाइप मैंने कवर करा दिए। अब यहाँ पे हम इसका आइडियली अपने को क्या करना है, अपने को रिडीमेबल डिबेंचर्स का एंड इरिडीमेबल डिबेंचर्स का कॉस्ट निकालना है, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं। तो आइए कंसेप्ट 3C लिख लो मेरे साथ, यहाँ पे मेरे साथ रेड पेन में हम ये हेडिंग्स के नाम दे रहे। तो कंसेप्ट 3C, पहले हम अभी निकालेंगे कॉस्ट, ओके। अब हम निकालेंगे कॉस्ट, सबसे पहले हम इरिडीमेबल की निकाल देते, ओके, एंड देन हम निकालेंगे रिडीमेबल की, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला में चेंजेस हो जाएंगे, ऑब्वियसली बेसिक सा लॉजिक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले हम इरिडीमेबल डिबेंचर्स का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करने वाले हो, आप उनको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रीपे कर रहे हो। तो इसका एक फॉर्मूला दिया है आईसीएआई ने, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको रफ में समझ लेते हैं। अगर मैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर की बात करता हूँ, तो मुझे कॉस्ट निकालना है, तो मैं के बोलता हूँ, ठीक है, के इज फॉर कॉस्ट। मैं किसका कॉस्ट निकाल रहा हूँ, मैं डिबेंचर का निकाल रहा हूँ। चाहे रिडीमेबल निकालो या इरिडीमेबल, आप यहाँ पे हमेशा डी लिखेंगे। इसका अर्थ क्या है कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, है ना, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है मेरे पास, आई दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है, कि मैं कितना इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ। एनपी मतलब क्या, नेट प्रोसीड्स की मेरे हाथ में कितना पैसा आया, एंड इनटू मैं करूंगा 1 - टैक्स। अब यहाँ पे ये हो गया मेरा जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे भी मैंने आपको दे रखा है, केडी मतलब क्या, कि कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। देन उसके बाद आय से मतलब आप एनुअली इंटरेस्ट कितना पे करने वाले हो। एनपी मतलब क्या, कि आपका नेट प्रोसीड्स मतलब आपके हाथ में कितना पैसे आया। एंड टैक्स मतलब क्या, कि आपका होता है टी, मतलब आपका होता है टैक्स रेट। अभी यहाँ पे एक ध्यान से समझना, मैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता हूँ। सर अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मान लो इंटरेस्ट दिया है 10%, तो 10% में किसके किसके ऊपर कैलकुलेट करूंगा, तो मैं 10% हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करूंगा, ना कि मार्केट प्राइस पे। तो फॉर एग्जाम्पल, डिबेंचर का जो फेस वैल्यू वो 100 रुपए, यार मैं 100 करोड़ क्यों लिख रहा हूँ, डिबेंचर का जो फेस वैल्यू वो 100 रुपए है, एंड मार्केट प्राइस इसकी 200 रुपए। तो ये 10% मुझे बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा फेस वैल्यू पे, दैट इज आ जाएगा 10 रुपीज, है ना, क्योंकि मार्केट प्राइस तो कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए आपने फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते आना चाहिए। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इरिडीमेबल का हम निकाल रहे, ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका लिख देते फॉर्मूला। यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, हम इसको लिखेंगे ब्लू कलर से। चलो, यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्मूला आ गया आपके पास। फॉर्मूला क्या आ गया, क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स, मतलब हाथ में कितना पैसा आया, इनटू 1 - टी। इसका लॉजिक मैं आपको जल्द दे रहा हूँ। देन सेकेंडरी हम क्या लिख रहे, अब हाँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन या ट्रिक्स एरिया, ओके। ट्रिक्स क्या है आपका, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ओके, कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। तो आपको फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट को हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपका कंपोनेंट फॉर्मूला। नेट प्रोसीड्स आपका कैसे आएगा, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। नेट प्रोसीड्स मतलब क्या बेटा, कि हाथ में कितना पैसा आया। अब यहाँ पे मान लो रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस को 100 करोड़ चाहिए, वो डिबेंचर इशू कर रहा है, इरिडीमेबल डिबेंचर्स, एंड इसके पास आ जाएगा 100 करोड़।
पर रियल लाइफ में आपको काफी सारे चार्जेस लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक होगा आपका फ्लोटेशन का कॉस्ट। ओके, फ्लोटेशन का कॉस्ट मतलब क्या कि आपको क्या ध्यान में रखना है। देखो नेट प्रोसीड्स लिखा है ना, वर्ड में क्या है बेटा, नेट है, नेट, ठीक है, ग्रॉस नहीं है। तो नेट मतलब क्या, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स, आपके हाथ में कितना पैसा आया। तो मैंने डिबेंचर को इश्यू करा, पर बदले में मैंने कुछ खर्चे भी पे करे, तो पहले मुझे वो खर्चों को हटाना पड़ेगा। अरे वो यही बात हो गई कि 100 रुपए आप लेके जा रहे थे, मतलब कलेक्ट कर रहे थे, पर आपको 20 रुपए का पेट्रोल लगा। तो आप ये मत बोलो आपको 100 रुपए मिले, आप ये बोलो मुझे 80 रुपए मिले। अरे क्योंकि 20 रुपए का तो खर्चा भी निकला ना तेरा। तो नेट प्रोसीड्स मतलब क्या, जैसे नाम में ये नेट, नेट प्रॉफिट बोलते हैं, मतलब क्या, जीपी में से एक्सपेंसेस हटने के बाद नंगा प्रॉफिट, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है, मतलब अभी कुछ डिडक्ट नहीं करना है यहाँ पे। तो इसी हिसाब से नेट प्रोसीड्स ये वर्ड यूज करते हैं, मतलब क्या, आपके हाथ में कितना पैसा आया सब काट कुट के। तो आप इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज वगैरह सब माइनस कर देते हो। देन आपका, चलो इस फॉर्मूला को अभी हम तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होगी, एक होगा बिफोर टैक्स, एक होगा आफ्टर टैक्स। अगर मैं केडी के फॉर्मूला को देखता हूँ सर आसानी से, इरिडीमेबल का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको इंटरेस्ट अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1 माइनस टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं एक पहला सिचुएशन लेता हूँ जहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिर्फ इंटरेस्ट अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। चलो एक आपको दे देता हूँ, मान लो इंटरेस्ट है आपका 10% से 100 रुपए पे फेस वैल्यू है, एंड आप दे रहे हो 100 रुपए। एंड मान लो आपका व्हाट वी से, पीडी क्यों लिख दिया मैं, यहाँ पे एनपी लिखना था मैंने, हाँ। और मान लो आपके पास नेट प्रोसीड्स आ रहे से फॉर एग्जांपल 1000 रुपए, पर आपको से फ्लोटेशन कॉस्ट पे करना है, फ्लोटेशन कॉस्ट आपको पे करना है 3%। तो 3% आप पे करेंगे किस पे, आप 3% पे करेंगे। मान लो, चलो एक काम करता हूँ मैं, पूरा एक पहले न्यूमेरिकल फिगर ले लेता हूँ। तो आपका नेट प्रोसीड्स कितना आएगा, 700 रुपए, कि आपको 700 रुपए हाथ में है। तो पहले सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे करता हूँ इंटरेस्ट अपॉन एनपी करता हूँ मैं। तो मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना आएगा, कितना गया रे मेरा इंटरेस्ट गया 100 रुपए, ठीक है, 1000 लिया है मैंने, क्या लिया है, अच्छा 10 रुपीज। तो मेरा इंटरेस्ट जा रहा है बेटा 10 रुपीज, और नेट प्रोसीड से मेरा 700 रुपए, इंटू 100 करना, क्योंकि मुझे परसेंटेज में कॉस्ट चाहिए रहती है। तो 10 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 10 में अगर करता हूँ तो 1.42% हो गया। 1.4285% इज नथिंग बट माई कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ठीक है। पर ये मैंने यहाँ पे 1 - टी नहीं किया। 1 - टैक्स मतलब क्या, कि मैंने टैक्स सेविंग को कंसीडर ही नहीं करा है, तो इसलिए मुझे खर्चा ज्यादा दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा कि सीएफओ भाई तू पागल है क्या, तू कॉस्ट ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि तेरे को इंटरेस्ट की वजह से टैक्स में तो तू सेव भी कर रहा है ना। तो तू क्या कर, तूने ये जो निकाला है ना, इनटू सिर्फ 1 - टैक्स कर दे। मतलब क्या, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 - टैक्स, मान लो टैक्स रेट है आपका 30%। तो पहले मैं करूंगा 130 डिवाइडेड बाय 100, इसको नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं टी को करूंगा परसेंटेज से नंबर में, ठीक है। तो मान लो 30% है, तो 30/100 में करूंगा इसको 0.30। अब मुझे 1 में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है मुझे 0.30, तो ये आ गया मेरा 0.70। 1 इज ऑलवेज डिफॉल्ट, 1 रिप्रेजेंट 100%। यहाँ पे 1 का लॉजिक क्या है, ये ध्यान से समझना, ये हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी देखा कि देखो, आप बोल रहे हो 30%, मतलब क्या बोल रहे हो आप, 30/100 बोल रहे हो। तो ये 100 को अगर मैं एक समझू, तो इस पे ये कितना आएगा, तो आप बोल रहे हो 0.3 आता है। तो ये लॉजिक है। तो इसलिए 1 - टी मतलब क्या, आप फिर ये करो, 1 - टी मतलब 1.30 करो, तो ये आएगा आपका 0.70। तो सर आपका कॉस्ट 1.4285% नहीं है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 1 पॉइंट, कितना आया था मेरा, 10 डिवाइडेड बाय 700 आया था, ठीक है, इंटू 0.70 करना पड़ेगा, इंटू 100। मतलब आपका जो खर्चा है ना बेटा, आपका खर्चा है 0.999%। ये आपका एक्चुअल में कॉस्ट है, आपका कॉस्ट बच रहा है ना। तो सिमिलरली इसको भी कर सकते हो, 1.4285 इंटू 70% करना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो अपन क्या देख रहे हैं सर, अपन देख रहे हैं फॉर्मूला दैट इज इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 1 - टैक्स। तो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे, नेट प्रोसीड्स क्या,
कि कितना नेट पैसा आया, कितना नेट पैसा आया सब काट कुट के, ये होता है मेरा नेट प्रोसीड्स। एंड थर्ड, अब मुझे निकालना है इसका कॉस्ट। अगर मैं कॉस्ट प्री टैक्स निकालता हूँ, ठीक है, तो मेरा आता है इसका इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स, हाथ में कितना पैसा है, इंटू 100%। पर मैं इस पे टैक्स भी सेव कर रहा हूँ। ओके, सो बट आई सेव टैक्स, है ना, तो मैं टैक्स भी यहाँ पे बचा देता हूँ। तो मेरा कॉस्ट करना पड़ेगा इंटू 1 - टैक्स करके जो आ रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी मेरी एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या करते फॉर्मूला में ही, हम फॉर्मूला में लिखते इंटरेस्ट अपॉन एनपी इंटू 1 - टैक्स, है ना। तो आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर है मेरे एंड से। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला को कवर कर लिया। यहाँ पे एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी इसका दे रखा है, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - टी। मतलब क्या, मान लो आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट है आपका 10%, तो आपका कितना आएगा 10 रुपए। तो 10 इंटू में 0.70 करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कितना कंसिडर कर रहा हूँ, मैं 7 रुपए कंसिडर कर रहा हूँ। एंड नेट प्रोसीड्स मेरे पास आए 700 रुपए, तो 7/700 आपका आता है 10%, जो कि मैच करता है मेरा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, बच्चों के दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि सर एग्जैक्टली कैसे लिखना है। तो देखो, मैं आपको एकदम आसानी से दिखा देता हूँ। सर फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड, या इंटू 1 - टैक्स करो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इंटरेस्ट इंटू 1 - टी कर लिया, और फिर वोल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। तो आइए, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। मान लो आपका इंटरेस्ट है 100 रुपए, ठीक है, और आप पे कर रहे हो, आपको मिले थे 1000 सब काट कुट के, तो इंटू 1 - टी मतलब 30% टैक्स रेट है, से फॉर एग्जाम्पल। तो पहले मैं अगर 100/1000 करूंगा, ओके, 100/1000 अगर मैं करता हूँ, तो ये आता है मेरा 0.1। तो 0.1 को मैं मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 0.70, तो ये आएगा मेरा आंसर 0.07, है ना। तो ये आ गया मेरा 0.07। अब मुझे इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, तो इंटू 100 करूंगा मैं, तो ये आएगा मेरा 60%, 7%। या फिर अगर आप फॉर्मूला को ऐसे लिखना चाहे, इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स, तो आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है बेटा, आपका इंटरेस्ट जा रहा है 100 रुपए, इंटू 1 - टैक्स आप करेंगे 1 - 0.30। तो आपने पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेट किया, एंड आपके हाथ में कितना पैसा आया, आपके हाथ में आया बेटा 1000 रुपए, है ना। फिगर सेम लिए ना मैंने, राइट, फिगर सेम लिए। तो मैं ऐसे बोलूंगा, मैंने करना है 70/1000, विच इज नथिंग बट माई 7%। तो आप फॉर्मूला को कैसे भी लिख सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला केडी इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन एनपी इंटू 1 - टैक्स करना है तो भी चलेगा, या फिर इंटरेस्ट में ही पहले टैक्स एडजस्टमेंट कर लिया, फिर अपॉन एनपी किया, तो भी लॉजिक आपका सेम ही आ रहा है, आंसर आपका सेम ही आ रहा है। तो इसी के साथ ये वाला आपका चीज कवर हो गया है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने समरी में भी प्रॉपर सब लिख दिया है ना। हाँ, तो यहाँ पे हमने समरी में भी लिख दिया है। एंड यहाँ पे चलो आपको ये भी पॉइंट लिखवा ही देता हूँ, फिर आपको कुछ कंफ्यूजन न हो। एग्जामिनेशन में छोटा छोटा पॉइंट आपको बहुत परेशान कर सकता है। तो यू कैन राइट बोथ वेज। एक तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स करो, फिर वोल डिवाइडेड बाय एनपी करो, और यू कैन ऑल्सो डू इंटरेस्ट अपॉन एनपी इंटू 1 - टैक्स। यू कैन सॉल्व बाय एनी वे, बट अगर हाँ मेरा प्रेफरेंस पूछेगे, तो सॉल्व बाय 1, मतलब ये वाले से कर लेना, आप ज्यादा आसान होगा। अब कोई कैलकुलेटर ट्रिक है क्या इस पे, देखो आप नॉर्मली कर सकते हो, 10 इंटू 0.70 कर लिया, एंड यहाँ पे फिर आपको तो नेट प्रोसीड्स करना ही करना है। तो एक कैलकुलेटर ट्रिक आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, यहाँ पे मैं एक और पेज ऐड कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेटर ट्रिक्स मेरे पास, मैं इसको नाम दे देता हूँ। अगर कभी अपने को कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स समझ रही है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हेडिंग देता हूँ कैलकुलेटर ट्रिक्स। ओके, कैलकुलेटर ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले फॉर्मूला की बात करता हूँ, तो ये क्या है, इंटरेस्ट 1 - टैक्स, एंड ये है एनपी, इंटू में करूंगा 100। तो यहाँ पे कैलकुलेटर ट्रिक पे क्या है, पहले आप एनपी कैलकुलेटर पे ले लेना, एंड देन आप कर देना एम प्लस, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में आप इंटरेस्ट 1 - टी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, एमआरसी करेंगे, एमआरसी यानी कि मेमोरी रिकॉल,
एंड इंटू 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा डायरेक्टली आंसर इन परसेंटेज। दिस कैन बी वन ऑफ द ट्रिक। ज्यादा लेंदी तो नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पे हमने किया है व्हाट वी से कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर। आइए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या एक प्रॉब्लम, 5 years एगो सोना लिमिटेड इशू 12% इरिडीमेबल डिबेंचर, यानी कि ये इरिडीमेबल डिबेंचर ने को इशू किया था। आइए जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने पूरा लिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 साल पहले तो मेरा एन मिल गया मुझे 5, सोना लिमिटेड ने इशू करा है 12%, तो इंटरेस्ट आ गया मेरा 12 रुपीज। irredeemable डिबेंचर एट 103, 3 रुपीज प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू ऑफ 100। पार मतलब क्या, मुझे मिलेगा 100 रुपए, पर मैं 103 पे, यानी कि मैं रीपे करते वक्त जब करूंगी, अगर किया वाइंडिंग अप में, तो मैं 103 रुपए दूंगी। करंट मार्केट प्राइस है अभी फिलहाल 94। ओ माय गॉड। तो यहाँ पे जो एनपी है मेरा वो 100 है या वो 94 है, तो एनपी इज नथिंग बट माय करंट मार्केट प्राइस की आज के डेट पे मार्केट का क्या प्राइस है। तो क्या मेरा फेस वैल्यू 100 रुपए हो गया क्या? जी हाँ, एंड ये हो गया मेरा 94 रुपीज, मतलब हाथ में मेरे कितने पैसे आएगा। इफ द कंपनी पे कॉर्पोरेट टैक्स एट अ रेट ऑफ 35%, यानी कि मेरा टी हो गया 0.35, तो मुझे करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना है। देखो मुझे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने ना, सबसे पहले मुझे गिवन लिखते आना चाहिए कि मेरे पास करंट मार्केट प्राइस मुझे एनपी लगेगा तो वो है 94। इंटरेस्ट मेरा आ गया किस पे, 12%, किस पे लूंगा, 94 पे लूंगा या 100 पे लूंगा, फेस वैल्यू पे आपको इंटरेस्ट लेना है। तो इंटरेस्ट हो गया मेरा 12 रुपीज, फेस वैल्यू इंटू इंटरेस्ट रेट, एंड टी हो गया मेरा 0.35। तो यहाँ पे अब मुझे फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है सर? इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 1 माइनस टैक्स, है ना। ये मैंने ये वाला अप्रोच लिया है, तो मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ, तो मैं कैलकुलेटर पे पहले नेट प्रोसीड ले लूंगा 94 रुपीज, मेमोरी प्लस कर लिया। अब मुझे इंटरेस्ट करना है इंटू 1 माइनस टैक्स, तो यहाँ पे मैंने किया 12 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इंटू 100, तो मेरा आता है 8.29, दैट इज 8.30%। ओके, आई होप अब ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ये क्वेश्चन में आपको एक चीज समझने मिली, जो हम यहाँ पे एक समरी नोट में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम समरी नोट में क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं एक फिफ्थ पॉइंट ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक फिफ्थ पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि करंट मार्केट प्राइस इज नथिंग बट माय नेट प्रोसीड्स, कि हाथ में कितना पैसा आया। ओके, हाथ में कितना आया, क्योंकि नेट प्रोसीड्स इज व्हाट इज कमिंग टू योर हैंड एंड इशूड एट प्रीमियम, मतलब आपको प्रीमियम बोला है ना, प्रीमियम। तो प्रीमियम इज नथिंग बट योर व्हाट वी से एट पार प्लस प्रीमियम इन शॉर्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे 100 रुपए का डिबेंचर था एट पार एंड उस पे 3 रुपए का प्रीमियम, तो आपकी आरबी आ जाएगी 103 रुपए। तो आई होप ये चीज के साथ, ये क्वेश्चन के साथ ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। तो आज का अभी के ये लेक्चर का मैं समरी दे देता हूँ। चलिए मैं समरी दे देता हूँ, या यहाँ से मैं रिवाइज करा सकता हूँ आपको। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम डिनोट करते हैं कैसे, हम इसको कट ऑफ रेट भी बोलेंगे, हर्डल रेट भी बोलेंगे एंड मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोलेंगे। आप पैसा दो तरीकों से ला सकते हो, एक तो इंटरनली यानी कि आप इक्विटी का पैसा ला सकते हो एंड इक्विटी को ही रिटेन कर सकते हो, या फिर आप बाहर से पैसे ला सकते हो। यहाँ पे आप बाहर से ही, यानी कि आप बाहर से ही पैसे ला सकते हो।